ये तेजस्वी की लोकप्रियता है। कोई आए ना आए, जब समय आएगा तो तेजस्वी आएगा। ये तेजस्वी का ऐलान है। वक्त से पहले हादसों से लड़ा हूं, मैं अपनी उम्र से कई साल बड़ा हूं। और ये तेजस्वी के वो शब्द बाण हैं जिससे बड़े बड़े विरोधी चित्त हो जाते हैं। शायद लालू यादव और राबड़ी देवी को भी ये अंदाजा नहीं होगा कि बचपन में क्रिकेट के लिए बेइंतहा दीवानगी रखने वाला उनका सबसे छोटा लाल एक दिन उनकी विरासत को इस मुकाम तक पहुंचा देगा। महज 10 साल के राजनीतिक सफर में आपने न सिर्फ राष्ट्रीय जनता दल को नई पहचान दिलाई, बल्कि दो बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, वो भी तब जब मोदी की लोकप्रियता शिखर पर थी। परिवार कानूनी झंझावातों में फंसा था और पिता सेहत की चुनौतियों और जेल की सजा से जूझ रहे थे। लेकिन जैसे सोना आग में तप कर निखरता है, वैसे ही आपकी आभा आज बिहार के राजनीतिक क्षितिज पर साफ दिखाई देती है। श्री तेजस्वी यादव 2015 में महागठबंधन को मिली भारी जीत के बाद पहली बार बिहार के डिप्टी सीएम बने। तब इनकी उम्र महज 26 साल थी, लेकिन सिर्फ 2 साल बाद ही नीतीश कुमार ने महागठबंधन से दूरी बना ली। फिर आया साल 2020 का विधानसभा चुनाव। इस चुनाव में तेजस्वी ने अकेले दम पर प्रचार कर राष्ट्रीय जनता दल को 75 सीटें दिलाई, लेकिन सरकार नहीं बना सके। 2022 में जब नीतीश ने फिर पाला बदला तो तेजस्वी ने बड़े दिल के साथ चाचा को सत्ता सौंप दी और खुद उप मुख्यमंत्री बने। लेकिन अब चाचा भतीजे का ये साथ 1.5 साल पुरानी बात है। आज तेजस्वी नेता विपक्ष के तौर पर जनता की आवाज को नई धार दे रहे हैं और अपने कार्यकाल में जातीय जनगणना, युवाओं को 10 लाख नौकरियां देने जैसे फैसलों के दम पर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार हैं। एक बार फिर से बहुत स्वागत है सर आपका, जोरदार तालियों से स्वागत माननीय तेजस्वी यादव का। और चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं दिलीप सर और राणा सर, प्लीज। लाइफ टाइम्स एक्सचेंज कार्यक्रम का मकसद ये है कि आपके जो चुने हुए, जिनको आप आपके नेतृत्व करते हैं, उनके विचारों को आप बेहतर तरीके से जानें, समझें। आज सवेरे से आप तमाम बिहार के जितने भी नेता हैं उनको आपने सुना है। लीडर ऑफ अपोजिशन यानी चीफ मिनिस्टर इन वेटिंग, ये भी कहा जाता है। आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं, तो क्या हम अगले मुख्यमंत्री से बातचीत कर रहे हैं इस वक्त चुनाव के बाद जो परिणाम आएंगे? देखिए, सबसे पहले लाइफ टाइम्स को बधाई देते हैं, शुभकामनाएं हैं कि आज से जो है आप लोगों ने बिहार में शुरुआत की है और उम्मीद करते हैं कि आप जनता की आवाज बने, लोकतंत्र और संविधान को मजबूत करें और सत्य के साथ खड़े रहें। देखिए, मालिक कौन है? लोकतंत्र में मालिक जनता होती है और जिसको जनता मालिक चाहेगी उसकी सरकार बनेगी और वो व्यक्ति मुख्यमंत्री बनेगा। लेकिन आज की मौजूदा स्थिति में टायर्ड मुख्यमंत्री और रिटायर्ड अधिकारी बिहार चला रहे हैं। कोई विजन नहीं है, कोई रोड मैप नहीं है। जनता ने 20 साल तक नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। 11 साल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। बिहार में डबल इंजन की सरकार चल रही है और अफसोस है, नीतीश कुमार जी के रहते और नरेंद्र मोदी जी के रहते 20 साल 11 साल में भी अगर बिहार का केंद्र सरकार का ही अगर आप आंकड़ा देखें, नीति आयोग का रिपोर्ट देखें, बिहार क्या चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में नंबर 1 है, पलायन में नंबर 1 है, गरीबी में नंबर 1 है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम बिहार में, निवेश सबसे कम बिहार में। अव्वल हम एक चीज बता दें जिसमें बिहार नंबर 1 हो। हम बस इतना ही पूछना चाहते हैं नीतीश जी के 20 साल के राज में और 11 साल नरेंद्र मोदी जी के केंद्र की सरकार, एनडीए की सरकार में। आप देखिएगा, शिक्षा में हम सबसे पीछे, चिकित्सा में सबसे पीछे, पिछड़े राज्यों में कारखाना, उद्योग, धंधे लगवाने में सबसे पीछे।
और अब तो जो एनसीआरबी का आंकड़ा जो हम लोग देख रहे हैं, लगातार 2005 के बाद से लगातार अपराध के आंकड़े जो है बढ़ते जा रहे हैं। लगभग 2005 के बाद से 60,000 से भी ज्यादा हत्या हो चुकी है, 3 लाख से भी ज्यादा अधिक चोरियां हो चुकी है, लाखों में रेप हो चुका है, लेकिन कहीं सुनवाई नहीं होती। इन्वेस्टिगेशन आप देख लीजिए, बिहार पुलिस का इन्वेस्टिगेशन इतना पुअर है, कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। अगर चार्जशीट कर भी दिया, जेल ले भी गए, तो कोर्ट में ले जाते जो है अपराधी बेल लेकर के वापस आ जाते हैं, उनको सजा नहीं दिला पाते। कमी होती है लैक ऑफ एविडेंस। तो अभी भी बिहार देखिएगा, मुख्यमंत्री जी के नाक के नीचे जो है, अभी कल ही जो है परसों खबर आया कि एनएमसीएच की जो नर्स वगैरह डबल मर्डर हुआ। मुख्यमंत्री जी के गृह जिला में बच्ची के साथ कील ठोका गया, पैर में दुष्कर्म करके खेतों में फेंक दिया गया। 11 साल की बच्ची के साथ मुजफ्फरपुर में हुआ घटना। और उप मुख्यमंत्री जी अभी पहले जो आए थे, विजय सिन्हा जी, वहां गए तो वहां जो पीड़ित परिवार है उससे पूछ रहे, मां कसम खाओ कि पीएमसीएच में मिला था कि नहीं मिला था। क्या पीएमसीएच अगर एडमिट कर लेती, इलाज होता, तो बच्ची की जान बच सकती थी। यही नहीं, गोपालगंज में कितना रेप हुआ, चलती कार में रेप हुआ, सीतामढ़ी में फिर 11 साल की बच्ची के साथ रेप हुआ। जो जवान हमारे देश की रक्षा करते हैं, शहादत देते हैं, हम पूछना चाहते हैं, अभी जो पाकिस्तान के विरुद्ध हम लोग जो लड़ाई लड़ रही थी, हमारी बहादुर सेना जिन्होंने शहादत दी, एक भी पहली जब उनका यहां आया था, सम्मान देने की बात थी एयरपोर्ट पे, कोई व्यक्ति नहीं था सरकार का। और अभी तक किसी भी को सम्मान देने के लिए मुख्यमंत्री जी जो है अब तक रिसीव भी नहीं किए। वो तो जब हल्ला हुआ तो उनको छपड़ा जाना पड़ा मजबूरी में। तो आप देखिएगा तो कौन से मामले में बिहार सरकार काम कर रही है। आज वही नीतीश कुमार जी केवल क्रेडिट लेने में लगे हैं जो 17 महीने हमारी महागठबंधन की सरकार, जिसमें पहली बार देश के इतिहास में 5 लाख लोगों को सरकारी नौकरी मिला। दो बातें हैं। आप भी जानते हैं, आरक्षण की सीमा को हमने 65% हमारी सरकार ने बढ़ाया। पहली बार जाति आधारित गणना अगर देश में हुआ तो इसी 17 महीने की सरकार में हुआ। आईटी पॉलिसी, स्पोर्ट्स पॉलिसी बना, टूरिज्म पॉलिसी बना तो इसी सरकार में हुआ। पहली बार इन्वेस्टर मीट कराया गया, उसमें 50,000 करोड़ का निवेश हम लोगों ने लाने का काम किया। 700 डॉक्टरों को एक साथ बर्खास्त हम लोगों ने किया, हमारी सरकार ने किया। बताओ कौन से राज्य में जो ड्यूटी पे नहीं आता था 10 साल से 5 साल में 200 दवाएं मिलती थी, हमने 600 दवाओं की लिस्ट के आगे बढ़ाने का काम किया। आप मंगल पांडे तो अमंगल पांडे हो, तो छापा मारते नहीं है, बाकी उनके यहाँ छापा मरे तो पता नहीं क्या क्या हो जाए। दो बातें हैं। आपने जितनी बातें कही, आपको भी पता होगा जो एनडीए के सहयोगी हैं, एनडीए के पार्टनर्स हैं, एनडीए के जो राजनीतिक नेता हैं, वो कहते हैं तमाम जो बिहार की जो स्थिति है उसके लिए 15 साल का जो कहते हैं लालू राज रहा है, उसके कारण बिहार में ये तमाम समस्याएं हैं। हमने उनसे पूछा कि 20 साल से तो अब आवाज है, हमने ये सवाल पूछा। उस 20 साल में हमने देखा कि 2 बार ऐसी स्थिति आई जब आप डिप्टी सीएम बने, तब नीतीश कुमार जी के लिए आपकी जो सोच थी, आपके जो शब्द थे वो अलग थे, आज जो शब्द हैं अलग है। आखिर ये जो बदलाव है बिहार में आना है, और ये जो चीजें हैं, ये जो सवाल, दोनों चीजों को मैं चाहूंगा कि क्या इसको आप जोड़ के देखते हैं। एक बात समझना चाहिए, जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी नहीं किया हो, अब परीक्षा नहीं देना चाहता है, वो तो दूसरे पे एग्जाम लगाएगा। अगर आपका परफॉर्मेंस अगर 20 साल में होता तो आप अपने काम के बारे में बात करते ना। आपने कभी भी लालू जी या राबड़ी जी को सुना कि 90 से पहले क्या था? कभी भी किसी मुख्यमंत्री को सुना बोलते हुए 90 से पहले क्या था? ये
2005 में भी 2005 में भी वही एजेंडा, 2010 में भी वही एजेंडा, 2015 में भी वही एजेंडा, 2020 में भी वही एजेंडा, 2025 में भी वही एजेंडा। कारण क्या है? कारण है कि इन्होंने काम नहीं किया, इन्होंने और बिहार को बर्बाद कर दिया है। प्रोपेगेंडा है ना, परसेप्शन है। अगर जो हम आंकड़े गिना रहे हैं जंगल राज है, तो जंगल राज के लिए तो आप आधार क्या है डिबेट का? डेटा तो ये दिखा था कि एनडीए के राज में सबसे ज्यादा अपराध, बलात्कार, हत्या या किडनैपिंग, लूट मार हुई है। तो जंगल राज इसको नहीं कहा जाए तो किसको कहा जाए? आज भी पटना चले जाइए, पटना या पूरे बिहार में कौन सी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाई हो रही है? 2005 से पहले वाला कि 2005 के बाद वाला? या कौन से अस्पतालों में सबसे ज्यादा इलाज हो रहा है? 205 के पहले वाला कि 2005 के बाद वाला? तो ये आप बताइए। 2005 के पहले जितने यूनिवर्सिटी या अस्पताल थे वहीं जो है चल रहा है पढ़ाई या दवाई। आप ये तमाम आंकड़े दे रहे हैं और आप कह रहे हैं ये परसेप्शन की बात है, तो जो आपके आंकड़े हैं, अगर जंगल राज से बहुत, जिसको जंगल राज कथित रूप से आपके विरोधी कहते हैं, और आप जो कह रहे हैं कि आज स्थिति ज्यादा बदतर है, तो ये आंकड़े आखिर लोगों के बीच में जाके इस चीज को क्यों नहीं तभी तो हम लोगों की सरकार 15 साल रही, हम लोगों ने काम किया, तब हम लोगों की सरकार जो है 15 साल रही। लेकिन हम लोगों ने कभी भी नकारात्मक राजनीति नहीं की। उस समय का बजट क्या था बिहार को? 90 में बजट क्या मिलता था बिहार को? उस 2005 में जब लालू जी ने सौंपा तो लगभग 9 गुना बढ़ा करके जो है बजट का जो है नीतीश जी को सौंपा। तो आप देखिएगा, आप क्या सिर्फ कहानी कथा सुनाने से क्या आज बच्चियों का रेप नहीं हो रहा? क्या आज डॉक्टर भाग नहीं रहे? क्या लोग पलायन नहीं कर रहे? क्या व्यवसाय समाज के लोगों की हत्या नहीं हो रही? क्या उनको दुकानों में चोरी नहीं हो रही? अब तो एटीएम उठा करके लोग ले जा रहे। तो आप देखिएगा पूरी तरीके से सिस्टम जो है अराजकता का माहौल है, और रिटायर्ड अधिकारी ही सब बिहार चला रहे। पीएमसीएस भी वही रिटायर्ड चला रहा है, इंजीनियर भी बन रहा है, जिस चीफ इंजीनियर के पद पे डाला जाए तो रिटायर्ड को कंटिन्यू कराया जाता है। आखिर ये क्या है? रिटायर्ड वाले लोग क्यों? क्या और कोई सक्षम नहीं है क्या? ठीक है, एक तो पहली बार हम लोग आपसे मिल रहे हैं, तो घर में नए मेहमान के आने पर आपको बहुत सारी बधाई। और दूसरा ये है कि जैसे आपने कहा कि हमने काम नहीं किया होता तो हम 15 साल सत्ता में नहीं रहते। इसी आधार पर यह सरकार भी दावा कर सकती है कि हमने काम नहीं किया होता तो 20 साल तक हम सत्ता में नहीं रहते। पहला। दूसरा, भी प्रधानमंत्री की यात्रा हुई थी, फिर होने वाली है। उन्होंने कहा कि वो 15 साल जो जंगल राज के थे उससे बिहार को मुक्त करने में हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसने बहुत काम किया। हमने आपको मकान दिए, शौचालय दिया, हमने रसोई गैस दिया, जनधन खाता दिया, जीने की बुनियादी जो शर्तें होती हैं और जो स्थितियां होती हैं वो हमने दी। अगर नहीं दी होती तो दलित, दमित, शोषित इनका बिहार में अच्छा हाल नहीं होता। ये सवाल सीधे आपके ऊपर आता है। देखिए, मुजफ्फरपुर हम कुंडली गए थे, जिस बच्ची के घर बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, तो झोपड़ी में हम शहीद के गए थे, वहां शौचालय नहीं है। कागजों पे है ना, कागज पे तो कुछ भी कहते रहिए। क्या वाकई में हर घर जल जो है नल से पहुंच रहा है क्या? आज भी गांव देहात जाओ, चापाकल की मांगे ज्यादा हैं। जितने जनप्रतिनिधि उनसे पूछिए हकीकत क्या है, कौन सा शौचालय बना? इंदिरा गांधी आवास जो मिलता था उसमें भी कटौती कर दी गई है। कहां कुछ हो रहा है? फिर सवाल भाई उठता है कि अगर दिक्कत यह है ना कि प्रोपेगेंडा खूब चलता है और ये लोग माहिर लोग हैं, और कुछ बीजेपी माइंडेड मीडिया जो है वो प्रोपेगेंडा ऐसा चलाती है कि पाकिस्तान को कब्जा देती है, और वैसे भक्त लोग मानने लगते हैं। ये सच्चाई है।
तो देखिए, हम लोगों ने 15 साल काम किया, 15 साल हम लोग सत्ता में रहे। कुछ गलतियां हुई होंगी या लोगों की आशाएं उम्मीदें बढ़ी होंगी, इसलिए हम 20 साल से विपक्ष में हैं। लेकिन 20 साल से जो सरकार में है, और हम लोग जब सरकार में तो अपने बलबूते रहे। अब बिहार में स्टेबिलिटी का है, तो 2 साल बाद मुख्यमंत्री जी ही बदल जाते हैं, सरकार ही गिरती रहती है। पहले इतना सरकार गिरता था, नया सरकार बनता था। लेकिन तो 20 साल कैसे सरकार चली है वो आपने भी देखा है। हाँ, लेकिन मुख्यमंत्री को अपनी तरफ लाने की 20 साल की कोशिश बात तो आपने भी की। क्यों नहीं? नीतीश कुमार जी इतने ही विकास किया है इन्होंने, तो अकेले लड़ो ना भाई, कौन रोके हुए? चलिए, आपका मन नहीं मानता है तो हम भी अकेले चुनाव लड़के दिखाते हैं। सब बीजेपी भी लड़े अकेले चुनाव, कौन रोका हुआ है? अगर काम के आधार पे ही अगर बात करना है तो। लेकिन अब जो जमाना है ना, वो टेक्नोलॉजी का है, एआई का है, और मुख्यमंत्री जी को ये बातें समझ में नहीं आती। मुख्यमंत्री जी का टेक्नोलॉजी का मतलब है, मोबाइल देख लेते हैं, अगर आपके हाथ में देख लेंगे ऐसे, तो बोलेंगे रखो रखो अंदर, दुनिया खत्म हो जाएगी। आप ठीक है, हम कोई क्रिटिसाइज नहीं करें, लेकिन हमको बिहार की ज्यादा चिंता है और नीतीश जी की भी चिंता है। 20 साल आपने काम किया, लोगों ने आपको सेवा का मौका दिया, ठीक है, आप रहें, लेकिन अब बिहार का जान छोड़ना चाहिए उनको। लेकिन उनकी पार्टी नहीं मानती और एनडीए भी नहीं मानता है। उनका कहना है कि नीतीश कुमार आज भी हमारे नेता हैं, मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार हैं, और हम इन्हीं के नेतृत्व में यह चुनाव लड़ने जा रहे हैं। हम नेतृत्व में लड़े, कोई मना थोड़ी किया है, लड़ना चाहिए, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ना चाहिए। और एफिडेविट पे अमित शाह जी को लिख के ये भी दे देना चाहिए कि चुनाव के बाद भी उन्हीं को मुख्यमंत्री बनाएंगे 5 साल तक। कौन सी मजबूरी है नीतीश कुमार, चाहे वो महागठबंधन आपके लिए हो या बीजेपी के लिए हो, नीतीश कुमार ऐसी मजबूरी क्यों बन गए हैं कि उनके बिना सत्ता बिहार में किसी को मिलते हुए नहीं दिखती है? ये अभी जो आकलन होता है, आंकड़े दिए जाते हैं, ये स्थिति है, आप मानते हैं? 20 में तो हम लोग सरकार बना ही लिए थे, वो तो 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस इलेक्शन कमीशन ने किया। हम लोगों ने वजह जानने की कोशिश की कि शाम में आपने काउंटिंग क्यों रोक दी, रात के अंधेरे में फिर काउंटिंग होता है। ये बगल में हमारे सामने शक्ति यादव बैठे हैं, शाम में अनाउंस हो गया था 550 वोट से जीत गए। रात के अंधेरे इनको बोला गया कि कंप्यूटर पे चढ़ाया जा रहा है, रुक जाइए थोड़ा। ये बेचारा रुका हुआ था, और बाद में बोलता है कि अब सर्टिफिकेट तो किसी और को मिलेगा, आप 12 वोट से हार गए। कई जगह ऐसे हुए। और पिछले बार डिफरेंस आफ्टर बेईमानी, अधिकारियों के मिसयूज के बाद भी, इंस्टीट्यूशन के मिसयूज के बाद भी, जो डिफरेंस जो था केवल 12,000 का था, मात्र 12,000 का। आप तो ये भी तो पूछे ना कि भाई नीतीश जी की क्या मजबूरी हो जाती कि कभी हमको लेते या उनको लेते। उनको ये भी सवाल आप लोग पूछते ही नहीं है कि उनकी कब क्यों ऐसी मजबूरी आ जाती है कि कभी बीजेपी के साथ जाना पड़ता है, कभी हमारे साथ आना पड़ता है। ये बिहार की स्थिति को दर्शाता है कहीं न कहीं कि बिहार में तो आपको ये स्थिति अच्छी है कि नहीं, हम आपसे जानना चाहते हैं। नहीं, अच्छी स्थिति नहीं है ना, तो बिल्कुल ब्लेम नहीं किसको है। दीजिएगा? नहीं, तो उसका विकल्प आप लोग कैसे तलाश नहीं कर पा रहे? सवाल यह है कि आप फिर नीतीश कुमार जी के पास क्यों जाते हैं? आप उसी समय कहते हैं नहीं नीतीश जी आप एक बार कोई गलती कर देता है जी, तो लोग माफ कर देते हैं। 2 बार अगर फिर दोहराएगा तो लोग नहीं माफ करते। उसी थ्योरी पे हम भी चल रहे हैं। एक बार उन्होंने गलती की, चलो ठीक है, फिर दोबारा आए, चलो भूल चूक हुई, एक बार आपने की, हम लोग फिर आपको ले लेते हैं क्योंकि आपके दल को तोड़ रहा था भाजपा वाला, और हमारा बड़ा लक्ष्य था बिहार में ही नहीं बल्कि देश में इंडिया अलायंस बना करके बीजेपी को सत्ता से बेदखल करे, इसलिए हमने लिया था। यानी हम ये मान लेना कि तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं कि आगे से नीतीश कुमार के साथ कभी भी आरजेडी कोई समझौता नहीं होगा। अब आपको लगता है कि नीतीश जी अब राजनीति करने के योग्य है? नहीं, ये दूसरा मामला है।
ये दूसरा मामला है, लेकिन कम से कम यह तो आप साफ कर रहे हैं ना कि आगे हम कभी भी जेडीयू के साथ नीतीश कुमार की अगुवाई में नहीं सरकार बनाएंगे। चुनाव है नीतीश जी का, दिस इज द लास्ट इलेक्शन। अब तो चर्चा इस पे करनी चाहिए कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी बचेगी कि खत्म हो जाएगी। चर्चा अब इस पे करनी चाहिए। चर्चा एक और चीज की भी हो सकती है, जैसे आपका महागठबंधन है, उसमें कई दल हैं, कांग्रेस भी है, आरजेडी भी है, लेफ्ट पार्टीज भी हैं। राहुल गांधी की यात्राएं या दौरे उनके बिहार के हो रहे हैं, अकेले अपना दौरा करते हैं, और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष भी आए हुए थे। तो कांग्रेस भी अपनी जमीन मजबूत करने, अपने संगठन को बेहतर करने और अपने मुताबिक चुनाव लड़ने की तैयारी में दिखती हुई सी मुझे लगी ऐसा। राहुल गांधी के साथ कभी भी आपके संगठन का, आपके गठबंधन का कोई नेता खड़ा नहीं होता है। एनडीए के साथ दिखाई पड़ता है, एनडीए के सभी दल प्रधानमंत्री के साथ होते हैं। तो ये जो मैसेज लोगों के बीच में जाता है कि एनडीए यूनाइटेड है लेकिन महागठबंधन यूनाइटेड नहीं है। अब पता नहीं आपको क्या ऐसा दिखा जिससे हम लोग एक नहीं लगते। ये जो विजुअल परसेप्शन होता है, परसेप्शन क्या मतलब, देयर हैज टू बी समथिंग ना। किस आधार पे आप बोल रहे हैं कि हम एक नहीं हैं या नहीं दिखते हैं? हम जैसा पार्टनर तो है ही नहीं कोई। कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल तो इतना पुराना अलायंस है, कभी टूटा ही नहीं। आप उसको ही तोड़ने में लगे रहते हो अपना परसेप्शन बना के। हम तोड़ नहीं रहे, हम तो चाहते हैं कि मजबूती से लड़ें और मजबूत रहें। ये बहुत जरूरी होता है, लोकतंत्र के लिए बहुत जरूरी है। आपकी नहीं, आप तो उनका सवाल पूछ रहे हैं ना। हाँ, तो मैं चाहता हूं, लेकिन कीजिए। ये लोगों के बीच में मैसेज जाता है। अभी आपने एक बात छेड़ी थी और आप उसको संभाल ले गए कि 12,000 का ही अंतर था, लेकिन चुनाव आयोग के ऊपर सवाल आप खड़ा कर गए। यह सवाल राहुल गांधी भी खड़ा करते हैं। चुनाव आयोग ने लिस्ट जारी कर दी कि ये लिस्ट है जिन लोगों के वोटर्स की है। चुनाव आयोग कहता है कि आप मेरे पास नहीं आते हैं, आप जाकर के पब्लिक में मंच में कहते हैं। चुनाव आयोग वर्सेस अपोजिशन, ये लड़ाई रहती है तो उसमें एक अजीब सा कंफ्यूजन भी दिखता है कि हम लड़ेंगे भी, चुनाव आयोग पर सवाल भी खड़ा करेंगे। देखिए, सच्चाई ये है 2014 के बाद से जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन यानी संवैधानिक संस्थाएं हाईजैक हो रखे हैं, कॉम्प्रोमाइज हो रखे हैं, ये सच्चाई है। हम ईडी के बारे में बोलते हैं, सीबीआई के बारे में बोलते हैं। आपको नहीं लगता ये एजेंसियां केवल विपक्ष के नेताओं के पास रहती है? और जो बीजेपी में चला जाता है तो एजेंसियां जो है केस वापस ले लेती है। हुआ है कि नहीं हुआ? और इसमें तो सुप्रीम कोर्ट ने कितनी हार्ड टिप्पणी की ईडी को लेकर के कि मिसयूज ऑफ द पावर ऑफ पीएमएलए एक्ट। देयर सो मेनी आर्टिकल्स इफ यू रीड। बहुत सारे ये भी तो आप देखिए, जो भी इलेक्शन कमीशन है, चुनाव इलेक्शन कमीशन को अनाउंस करना होता है तारीखें। अनाउंस करने से पहले बीजेपी के आईटी सेल को पता था कौन कौन तारीख को चुनाव होना है। ये कहां से होता है, क्यों होता है? और जब भी हमारा कोई क्वेश्चन है या हमारी कोई चिंताएं हैं तो चुनाव आयोग को इन चिंताओं को दूर करना चाहिए। कभी भी आप लोगों ने नहीं देखा होगा प्रयास कि चुनाव आयोग के द्वारा जो है ये किया जा रहा है। तो इलेक्शन कमीशन, अब हमको तो सब लोग जान रहे हैं कि आजकल जो है कैसे काम करता है। इलेक्शन कमीशन नहीं, बीजेपी का आपका वो पार्टी का सेल हो गया है, प्रकोष्ठ के रूप में काम करता है। ये गंभीर पर आरोप आप बताइए, गंभीर मैं एग्जाम्पल दे देता हूं। ये गंभीर आरोप आते हैं। मैं आरोप क्या, हम तो सत्य बोल रहे हैं, आप आरोप के रूप में लीजिए। अभी बाई इलेक्शन था, अयोध्या में क्यों नहीं चुनाव कराया गया, क्यों कैंसिल कराया गया? क्या रीजन दिया गया? रीजन क्या दिया गया कि पर्व त्योहार है इसलिए। हमारे बिहार में छठ चल रहा था, उससे बड़ा कोई पर्व था, यहां क्यों नहीं रद्द किया गया? क्योंकि अयोध्या से अलग मैसेज जाना था। तो आरोप क्या है बताओ, अगर इसमें झूठ बोल रहे हो तो। आप तो राजनीतिक दल के एक नेता हैं और ये आरोप बहुत गंभीर इसलिए है कि चुनाव आयोग जिनकी जिम्मेदारी है कि आप फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाएं, ये उन्हीं की जिम्मेदारी। पहले होता था, चुनाव आयोग की टीमें बनती थी, चुनाव आयोग का काम होता था फेयर और फ्रीली इलेक्शन जो है कराए, वातावरण ऐसा बनाए। आजकल चुनाव आयोग के जो लोग बैठे हुए हैं
उनको इसीलिए भेजा जाता है कि एक पर्टिकुलर पार्टी के लिए काम करना है। ये डिफरेंस रह गया है, ये सच्चाई है। लेकिन तेजस्वी जी, लोग पूछेंगे ना अभी कि भी कितने कितने बड़े तादाद पे वोटर लिस्ट से नाम हटाए जा रहे हैं लोगों के, ये सच्चाई है। वी हैव एविडेंस। लेकिन सुनवाई कौन करेगा? जिस पे आरोप है वही सुनवाई करेगा। कोर्ट है, कोर्ट सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट से आपके पास तमाम कोर्ट तरह के विकल्प हैं। कोर्ट में जाएंगे, हम लोग जाएंगे और हम लोग गए भी हैं। चलिए, अगला सवाल ये है कि विपक्ष जो आपके विरोधी हैं, जो भी सत्ता में हैं, नीतीश जी सबसे भी सीनियर लीडर हैं। उसके बाद अगर देखें बिहार में तो आप भी युवा हैं, चिराग पासवान हैं, मुकेश सहनी हैं, सम्राट चौधरी हैं। सेकंड जनरेशन लीड करने जा रही है बिहार को। इस चुनाव से ये तो तय होगा। अब लोग अपने अपने दल में लोग हैं जी, और सम्राट चौधरी जी तो लालू जी की पाठशाला से गए और वो असली आरएसएस वाले हैं नहीं। और उनके पिता ने माननीय मुख्यमंत्री जी को क्या क्या उपाधि दी है वो तो हम बोल भी नहीं सकते, अच्छा भी नहीं लगता है। नहीं, लेकिन ये सवाल बहुत अच्छा है। लेकिन ये अच्छा है, ठीक है। जनरेशन वोटर्स सबसे ज्यादा कौन है बिहार में? नौजवान है, तो अच्छी बात है। नौजवान अगर लीड करें तो इसमें बुराई क्या है? नहीं, बुराई नहीं। और मैं हम कह तो रहा हूं- चाहते हैं तो- कि युवा जो है वो पॉलिसी मेकिंग और डिसीजन मेकिंग में आए। यहाँ लगभग जो है 58 to 59% मोस्टली जो है युवा हमारा वोटर्स है। और युवाओं की चाहत है, नया जमाना है और नया बिहार लोग देखना चाहते हैं। उसीलिए तो हम कहें कि अब टायर्ड सीएम से बिहार अब चलने वाला नहीं है। इसलिए लोग जो है बदलाव चाहेंगे। और इस सरकार में जितनी लाठियां युवाओं ने खाई है, उफ तक नीतीश जी ने नहीं कहा, मलहम तक नहीं लगाया उन्होंने, छोड़ दिया गया एकदम। कितना बार पेपर लीक हुआ है बिहार में? पहले 2005 से पहले कोई पेपर लीक होता था? यहां कोई ऐसी परीक्षा बता दो जिसमें पेपर लीक ना होता हो। और आप हमको इलेक्शन कमीशन के बारे में कह रहे थे, इनका भी सिंबल दे दिया गया किसी और को। चिराग पासवान जी की पार्टी को तोड़ा गया, सिर्फ सेना की पार्टी को तोड़ा गया, एनसीपी की पार्टी को तोड़ा गया। अब पार्टी में टूट हो सकती और है। पार्टी में टूट, बट डिसीजन कैसे लिया गया वो इस भूमिका आरजेडी भी जब आरजेडी बने तब भी टूट ठीक गया, है, जनता दल ठीक है। टूट गया, आरजेडी बनी। ये भी आप, आपको पता है। आपको बाहर से जो भी कहना कह लीजिए, अंदर से आप भी जानते हैं। अभी आपने कहा कि इस राज्य में सबसे ज्यादा नौजवान हैं और नौजवानों का पार्टिसिपेशन बढ़ना चाहिए। जब टिकट का बंटवारा होता है तो हर दल जो है वो- लास्ट टाइम सबसे ज्यादा हम लोगों ने युवाओं को दिया और सबसे ज्यादा युवा विधायक हमारे पार्टी में। चलिए तो मेरा राणा जी एक सवाल था जो मैं पूछना चाहता था कि इन युवा की जो फौज है, अभी जो मैंने नाम लिया, नीतीश जी सबसे सीनियर हैं, आपने कहा ये उनका लास्ट इलेक्शन है, तो क्या यहां से बिहार के बदलाव की असल शुरुआत हो रही है? हम माने, बिहार के लोग माने ये कि हाँ अब बिहार में चूंकि नेक्स्ट जनरेशन टेक ओवर शुरुआत हो चुकी है बिहार एकदम में। एकदम ना पीपल दे वोंट चेंज, बदलाव चाहते हैं। खटारा गाड़ी में लोग नहीं बैठना चाहते हैं। अब तेज रफ्तार से बिहार तेजी से विकास करना चाहता है। लेकिन सम्राट जी कहते हैं उनकी लड़ाई तेजस्वी से नहीं है, उनकी लड़ाई लालू प्रसाद यादव से है। नीतीश वर्सेस लालू प्रसाद की है। सम्राट जी ने अभी हमें कहा कि वो ये इस बार की 25 की जो लड़ाई है वो लालू जी के साथ ही है, तेजस्वी के साथ लड़ाई नहीं है उनकी। अब वो क्या कहते हैं उनको कोई सुनता थोड़ी है। अभी भले ही हवा इधर उधर टाइट किए हुए हो, उनकी भी मजबूरी है। अगर इतना हवा नहीं टाइट करेंगे तो विदेशी न चढ़ जाएंगे। और एक और नए बीजेपी के अध्यक्ष आए, वो भी कमाल के अध्यक्ष हैं भाई, गालियों का डिक्शनरी है वो। तो भाई ये लोग बड़बोला लोग हैं।
एगो लाउड माउथ है, एगो फाउल माउथ है। लेकिन दोनों डिप्टी सीएम का एक काम गिना दो, कोई एक काम किया हो तो हम अपना 20 काम अभी गिना देंगे, पूछिए। लेकिन यहां बैठी हुई एक व्यक्ति से पूछा दो कि सम्राट चौधरी ने ये काम किया है और लोगों ने दिखाई देता है जो काम, या विजय सिन्हा ने ये काम किया हो तो बता दो। दोनों का एक ही काम है, लालू जी को एगो गाली देगा, एगो हमको गाली देगा। वो कम गाली दिया तो अगले बार वो फिर ज्यादा गाली देगा। और उनके प्रदेश अध्यक्ष आगे वो बोलते हैं हम तो गाली का डिक्शनरी है, यानी तुम दोनों से बड़े हम हैं। लेकिन जब दोनों बैठते हैं तो वो भी अपनी लिस्ट लेकर के बैठ जाते हैं कि मेरी सरकार ने ये किया, ऐसा किया, ऐसा किया, ऐसा किया। लेकिन मैं अरे हम उनके काम को बोल रहे हैं ना भाई, डिप्टी सीएम है, मेरे काम सरकार। अरे कोई भी सरकार नहीं हो रहती तो राष्ट्रपति शासन में काम चलता रहता है। ऐसा थोड़ी कि काम रुकता थोड़ी है। मैं एक गंभीर मसले पे आ रहा हूं और बिहार के चुनाव में ये मुद्दा मुझे लगता है कि रहेगा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक जज्बाती उभार देश के भीतर आया है और प्रधानमंत्री ने बिहार की अपनी दोनों यात्राओं में ऑपरेशन सिंदूर से पहले भी और बाद में भी उसका जिक्र किया है। आपको लगता है कि ये चुनाव को प्रभावित करेगा? हम लोगों के कल्पना के पड़े था ये। जिस हिसाब से मीडिया ने भी दिखाया कि पाकिस्तान में कब्जा हो गया है, ये सब ने और, नहीं दिखाया। और नहीं, आपको नहीं कह रहे, और जिन लोग मीडिया अब कब्जा हो गया है, एक कहता है इस्लामाबाद को कब्जा लिया, एक कहता है पाकिस्तानी चीफ, आर्मी चीफ को जो है हमारी सेना उठा के ला रही है, कितने उनके प्लेन गिरा दिए। ठीक है, हमारी सेना सबसे बहादुर सेना है और हम सबको सेना पे गर्व है, नाज है। लेकिन कल्पना के परे ये था कि एक विदेशी, दूसरा राष्ट्र का व्यक्ति एक ट्वीट करता है, अमेरिका का राष्ट्रपति, हम लोग उससे पहले घोषणा से आधे घंटे पहले वो घोषणा करता है। वो कौन है भाई? अमेरिका। अगर सेना को छूट मिल गई होती तो शायद आज एलओसी हमारे हाथ में होता। क्यों नहीं? क्यों लोग पूछ रहे हैं, लोगों में गुस्सा है इस बात का कि आप अमेरिका के राष्ट्रपति के ट्वीट के बाद आपकी घोषणा होती कि हम जो है सीज फायर कर रहे हैं। सीज फायर क्यों किया गया ये लोग जानना चाहते हैं। जो पर्यटक थे वो हमारे लोग थे जिनकी हत्या हुई है निर्मम। जिन जवानों ने शहादत दी, ऑपरेशन सिंदूर में भाग लिया देश की रक्षा के लिए, पाकिस्तान को मुंहतोड़ जमाने में जो शहीद हुए वो हमारे सैनिक थे। और जब हम लोग मजबूत स्थिति में आ गए तो अमेरिका का राष्ट्रपति कहता रोक दो। क्यों आप डिक्टेट हो रहे? तो ये तो ये बात तो गलत हो गई कि आप विश्व गुरु नहीं हो। तेजस्वी जी, इसमें थोड़ा फर्क है। सरकार सेना दोनों की तरफ से, क्योंकि आपको पता है कि एक डेलीगेशन, 5 डेलीगेशन दुनिया के तमाम हिस्सों में 7 बल्कि घूम रहे हैं। विदेश मंत्री ने भी कहा कि पाकिस्तान डीजीएमओ की तरफ से फोन आया, हमारे डीजीएमओ कहा गया कि हम युद्ध रोकना चाहते हैं। हमने पहले भी ये अमेरिका के राष्ट्रपति को कैसे पहले पता चला? मैं आ रहा हूं, मैं उसी पर आ रहा हूं। तो चूंकि हमने कहा था कि हम तुम्हारा टेरर कैंप तबाह कर रहे हैं, ना तो तुम्हारे हम फोर्सेस के इंस्टॉलेशन पर हमला कर रहे हैं, ना लोगों के ऊपर हमला कर रहे हैं। तुम करोगे तो हम करेंगे। तुम कह रहे हो कि रोक दो, हमने रोक दिया। लेकिन किसी भी थर्ड क्रोनोलॉजी हम जानते हैं, लेकिन किसी भी थर्ड पार्टी कोई इंटरफेरेंस नहीं है। आपको हम बता दें, पूरा क्रोनोलॉजी हम जानते हैं। हाँ। आप जो कह रहे हैं हम भी तो वही कह रहे हैं कि भारत तो जो घटना हुई, अटैक जो हुआ वहां पहलगाम में, उसको लेके आतंकवादियों को मारा, स्ट्राइक किए। लेकिन पाकिस्तान ने जो हमारे सिविलियंस पे हमला शुरू किया, जो जम्मू कश्मीर का इलाका हो, पंजाब का इलाका हो, जो बॉर्डर के इलाके, सिविलियंस को नुकसान हुआ और हम लोगों ने चेताने के लिए उनके 11 बेस को भी मारा, है ना। और हमारा लड़ाई आतंकवाद के खिलाफ था, ना किसी देश के खिलाफ था। यही बात आप कहना चाहते हैं? बिल्कुल। तो हम ये जानना चाहते हैं सीज फायर हुआ क्यों? नहीं तो सरकार ये कह रही ना कि डीजीएमओ लेवल की बातचीत। आपकी पूरी बात हम सुन लिए, लेकिन ये सीज फायर हुआ क्यों और ट्रंप कहां से आ गए?
मेरे गली में तेरा क्या काम है? और तुम हमको बोलोगे फायर करें तो फायर हम करेंगे, और तुम बोलोगे सीज फायर करें तो हम सीज फायर करेंगे। ये तो कल्पना से पड़े। लेकिन सरकार ने कभी नहीं कहा कि उसमें किसी सरकार third तो party कुछ का कहती difference- नहीं है, वो तो फेस ही नहीं कर पाती है ना। एक भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है क्या सरकार ने? मोदी जी ने। तो इस बार के चुनाव में आप आप ये एक पूछेंगे बात- सीज फायर क्यों हुआ? आपको ये नहीं लगता कि अमेरिका के राष्ट्रपति बार बार ये बोल रहे हैं